ये जो भी कुछ आप बता रहे हो, ये तो बड़ी बढ़िया बात है। ज़्यादा चिंता मुझे उनको देखकर होती है जो कहते हैं कि जब से आपको सुना है मौज ही मौज है। मैं कहता हूँ खुद को सुनकर मुझे आज तक मौज नहीं आई, तुम्हें कैसे आ गई? यहाँ तो जो सारा काम है वही सड़ी गली इमारतों को गिराने का और मलबा साफ करने का है। उसमें विध्वंस तो होगा ही ना, चोट तो लगेगी ही ना। और चोट नहीं सह सकते तो जवान काहे के लिए हो? बार बार मैं बोला करता हूँ कि मुझे युवाओं से बात करनी है, और कुछ अगर बुजुर्ग बूढ़े लोग भी आ जाते हैं मैं उनसे कहता हूँ दिल से तो जवान हो ना, तभी मुझे सुनना। क्योंकि जो हम काम करने जा रहे हैं वो कमज़ोरों के लिए नहीं है, ज़िंदगी ही कमज़ोरों के लिए नहीं है। तो सबसे ऊंचा काम है वो कमज़ोर लोगों के लिए कैसे हो सकता है? जीवन अस्त व्यस्त ना हुआ होता तो ये समस्या की बात होती। अस्त व्यस्त हो गया है तो खुशी मनाओ ना। कोई पुरानी चीज़ है जो यूं ही पड़ी हुई है, जंगल से उठाकर हम उसको ले आए हैं और अभी भी ज़िंदगी में मौजूद है, उसको सहेज के रखने में लाभ क्या है? हाँ, ये अलग बात है कि चूंकि वो पुरानी है इसलिए उससे आसक्ति है। जो चीज़ जितनी पुरानी होगी उससे मोह बैठ जाता है ना, वो आदतों में शुमार हो जाती है। आदमी उसको पकड़ कर रखता है, जब वो चीज़ जाने लगती है तो दो आंसू तो टपकते ही है, खलबली बहुत मचती है। और जिसने तुमको प्रेरणा दी होती है कि पुराने सड़े माल से तौबा करो, हटाओ, वो आदमी बुरा भी बहुत लगता है। मेरे ख्याल से शायद ज़ेन में है, जापान में है, या कहीं और होगा कहीं। और किसी ने कहा था, मास्टर ने, कि वो डिसाइपल, शिष्य, वो डिसाइपल है ही नहीं जिसके मन में कम से कम एक बार मास्टर की हत्या का ख्याल ना आया हो। क्योंकि अगर तुम पर सही में काम हो रहा है तो वो जो काम है ना जो तुम पर हो रहा है वो सर्जरी जैसा है, शल्य क्रिया, जिसमें सीधे दिल पर छुरी चलाई जाती है। तो उसमें ये हो कैसे जाएगा कि तुमको गुस्सा आएगा नहीं, या कि भीतर सब छितर बितर होगा नहीं? वो तो होना ही होना है। तुम्हारा काम है उसको सहना, बर्दाश्त करना। भाई, दो शब्द हैं भगवत गीता के और बहुत मुझे पसंद है। पहला तितिक्षस्व। तितिक्षस्व माने जानते हो? तितिक्षा माने क्या होता है? जो इंसान जिंदगी में बेहतर हो सकता है, मुक्त हो सकता है, ऊंचा बढ़ सकता है, उसके लिए अद्वैतवाद के आचार्य शंकर, भारत के अग्रणी चिंतक, उन्होंने 4 शर्तें रखी थी। उन 4 शर्तों को कहते हैं साधन चतुष्टय। ठीक है? उस साधन चतुष्टय में एक शर्त होती है षड संपत। षड संपत मतलब 6 तरीके की संपदा, माने कि 6 गुण। उनमें से एक होता है तितिक्षा। तितिक्षा माने होता है सहने की काबिलियत, झेल पाने का दम। अपनी भाषा में कहे तो सह जाने का जिगरा। जिसके पास वो नहीं है उसके लिए मैं कह रहा हूं जीवन ही नहीं है, मुक्ति तो बहुत दूर की बात है। ऐसा इंसान क्या जिएगा? और जो दूसरा शब्द है गीता का जो मुझे बहुत पसंद है, और ये दोनों एक साथ चलते हैं। पहला हमने कहा तितिक्षस्व, दूसरा युद्धस्व। भिड़े रहो, पीछे नहीं हटना है, पीछे नहीं हटना है। और इसीलिए गीता का इतना महत्व और इतना ऊंचा स्थान है। नहीं तो अब वेदांत के साथ ही हूं, पूरा उसी में आप्लावित हूं। मैं जानता हूं कि अगर बिल्कुल दर्शन के तल पर शुद्धता की बात करोगे तो गीता से आगे भी 2-4 ग्रंथ हैं। अष्टावक्र गीता मेरे साथ है, उसको मैं जानता हूं। अगर बिल्कुल सिर्फ शुद्धता की बात करनी तो अष्टावक्र आगे है, लेकिन फिर भी गीता बहुत ऊंची है। इसलिए ऊंची है क्योंकि उसमें जो बात कही जा रही है ना, वो इंसान से, इंसान के जीवन के संदर्भ में और जीवन की रणभूमि पर कही जा रही है। और कहा जा रहा है खून बहाओ, खून बहाओ, वो भी किसका? अपना ही खून बहाओ। हम कि भाई का खून तो मेरा ही खून है, या बाप कहता है बेटे का खून मेरा खून है। तो अर्जुन से कहा जा रहा है अपना ही खून बहाओ, क्योंकि वो जितने हैं सामने वो भी सब तुम्हारा ही तो खून है, और तुम्हारा अपना जो खून बहेगा वो तो है ही तुम्हारा। खून बहाने का दम नहीं तो इंसान कहलाने की कोशिश क्यों? एक खून होता है जो शरीर से बहता है, वो बहाने की भी जो नौबत आए तो पीछे नहीं हटना चाहिए, तितिक्षस्व। और एक खून होता है जो मन के टूटने पर बहता है, उससे भी पीछे नहीं हटना चाहिए। धर्म युद्ध है अगर, तो पीछे हटने का सवाल नहीं पैदा होता ना।
सारी गीता ही यही है। अर्जुन कह रहे हैं मैं नहीं लड़ सकता भाई, मुझे जाने दीजिए। तो कह रहे हैं धर्म युद्ध है, तुम पीछे हट नहीं सकते, जाने का क्या सवाल है, कहीं नहीं जाना है, लड़ो, चोट बहुत लगेगी, मर भी सकते हो, अपनों को मारना है, अपने लिए नहीं लड़ो, निष्काम युद्ध करो। तो ये सब जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये शुभ ही है। और एक खुशखबरी बता दूं कि अभी चलेगा बहुत समय तक। और ये और बता दूं कि जितना आगे बढ़ोगे चोट उतनी गहरी पड़ेगी, और चोट तब तक पड़ती रहेगी जब तक चोट खाने वाला ही मिट ना जाए। और यही लक्ष्य है पूरे आत्मज्ञान का। ये जो बैठा है ना भीतर, जो बात बात पे चोट खाता रहता है, अरे आई गॉट हर्ट, ऑफेंडेड हो गए। आप में भी बहुत लोग होंगे ना जब बहुत जल्दी से चोट लग जाती होगी, मार्क्स अच्छे नहीं आए चोट लग गई, किसी ने कुछ बोल दिया बुरा लग गया, ये सब होता है ना। या बहुत जल्दी खुश हो जाते होंगे, किसी ने तारीफ कर दी प्रसन्न हो गए। ये जो भीतर बैठा है जो चोट खाता है, इसको मिटाना ही आत्मज्ञान का लक्ष्य होता है। चोट लगनी ही बंद हो जाए, ऐसे हो जाओ तुम कि चोट का पता ही न लगे। तुम कहो चोट जिसको लगती होगी, जो मेरा काम है वो मैं करूंगा ना, यही जिंदगी है। अगर ऐसे हो जिसको दुनिया चोट दे सकती है, अतीत चोट दे सकता है, परिस्थितियां चोट दे सकती हैं, तो ये सब मिलके तुमको गुलाम भी तो बनाएंगे ना। अगर कोई तुमको घाव दे सकता है तो तुम्हारा मालिक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और अगर कोई तुम्हारी बहुत तारीफ कर सकता है, तुम्हें बहुत खुश कर सकता है, तो वो भी तुम्हारा मालिक बन जाएगा। गुलामी करनी हो तो बताओ। हाँ, चोट खाते चलो और झेलते चलो। जितना झेलोगे उतना ज्यादा चोट खाने वाले को ये संदेश दे रहे हो कि मैं तेरी परवाह नहीं करता, तुझे चोट लग भी रही है तो भी मैं अपना काम करूंगा। और जितना तुम उसकी परवाह कम करोगे उतना वो मिटता जाएगा, जितना वो मिटता जाएगा उतना मौत पीछे हटती जाएगी और जिंदगी शुरू होती जाएगी। प्रणाम आचार्य जी। मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप ये बोलते हैं कि हमें चीज़ों को ड्रॉप करते जाना है, फिर आप ये भी बताते हैं कि बहुत सारे महान लोग भी, अगर हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में ही बोलें, तो वो भी एज ए ह्यूमन बीइंग कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ों से रह गए थे अटैच, वेदर इट इज़ ईटिंग हैबिट और समथिंग। तो हम अपने आप को एक ऐसा बहाना दे देते हैं कि अगर बड़े लोग भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ के साथ रह जाते हैं, तो हम जब ड्रॉप करने के प्रोसेस में हैं तो हम भी ऐसे टाल देते हैं कि हो सकता है कि आगे चल के एज के साथ और समथिंग हम इसको हो सकता है ड्रॉप कर दें, और इस तरह से हम इस चीज़ को टालते जाते हैं। कुछ चीज़ें हम ड्रॉप करते हैं, कुछ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं करते हैं, बाद में करना चाहते हैं। तो कैसे हम डिसाइड करें कि ये राइट टाइम है? जितना कर सकते हो करते चलो ना, जितना कर सकते हो करते चलो। स्वामी विवेकानंद ने उदाहरण के लिए कहा हुआ है, बिल्कुल लिखित में है कि मैं खाता हूँ मांस, लेकिन उसकी वजह यह है कि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूँ जहाँ मांस और मछली काफ़ी चलते हैं। तो भले ही मैं खाता हूँ लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि ये बात ठीक नहीं है। और स्वामी जी तो 40 वर्ष भी पूरे नहीं कर पाए थे, 10-20 साल और जीते, तो ज़्यादा संभावना यही है कि वो इस चीज़ को भी कर देते। देखो, एक झटके में सब कुछ नहीं कर पाओगे, हालांकि कोशिश ये करनी चाहिए कि अधिकतम जितना आगे बढ़ पाओ बढ़ो। सवाल ये नहीं है कि वो फलानी चीज़ है अभी वो रह गई है, या फलानी चीज़ से अभी मोह रह गया है, आसक्ति रह गई है, या आदत रह गई है। सवाल ये है कि तुम जितना कर सकते हो अभी उतना करा कि नहीं करा। सब कुछ करने के बाद भी कुछ रह जाएगा। पूर्ण तो हो नहीं गए ना, परफेक्शन जैसी तो कोई बात नहीं है, कुछ रह जाएगा। उसकी बात नहीं करो, कहो कि उनका भी कुछ रह गया, मेरा भी कुछ रह गया। तो ये बात ऐसी सी हो गई कि एक के 99% आए हो अंक, एक के 40% आए हो। 40% वाला गए मुझ में और 99% वाले में कोई अंतर थोड़ी ही है। उसका भी कुछ रह गया, मेरा भी कुछ रह गया, कुछ तो उसका भी रह गया ना, 1% तो उसका भी रह गया और कुछ मेरा भी रह गया, 60% मेरा भी रह गया, तो मैं और वो बराबर है, क्योंकि हम दोनों का ही कुछ ना कुछ तो रह ही गया। ये सब बेकार की बातें हैं, ये आपको पता है, ये आंतरिक बेईमानी है। हाँ बिल्कुल ये सही बात है, कुछ ना कुछ सबका रह जाता है। कौन कहता है कि कुछ नहीं रह जाता? बुद्ध जब सारी बातें समझ गए थे तो उसको बोले निर्वाण, लेकिन जब शरीर से ही मुक्त हो गए तो उसको बोले महापरिनिर्वाण। ये इस बात की स्वीकृति थी कि कुछ तो बचा ही रह जाता है, जब तक देह है तब तक माया है, और परफेक्शन की उम्मीद करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, बिल्कुल बेवकूफ़ी है। आप तो ये देखो कि आप अपनी क्षमता के अनुसार यथाशक्ति कितनी कोशिश कर पाए। आप ये मत पूछो कि मैं सीधे चांद पर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, कि या जाके सूरज पे बैठ गया कि नहीं बैठ गया। आप ये पूछो कि मेरी उड़ान कितनी ऊंची थी। कोई जो उड़ा ही नहीं, वो उड़ने वालों को देख करके देखो ये उड़ा तो है पर अभी चांद पर नहीं पहुंचा, तो ये भद्दी बात है।
और कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा, और जो रह जाएगा उसी के कारण जीने का मज़ा है साहब। अगर आपकी मंजिल पूरी हो जाए तो फिर आप जियोगे ही क्यों? ये सांस क्यों चल रही है, दिल क्यों धड़क रहा है? क्योंकि अभी कुछ बचा हुआ है। आप ट्रेन पर चढ़ते हो, आप ट्रेन पर तभी तक तो रहते हो ना जब तक मंजिल नहीं आ गई। आप घोषणा कर दो कि मेरी तो मंजिल आ गई, मेरा तो इमेंसिपेशन, लिबरेशन, एनलाइटनमेंट, मोक्ष, मुक्ति सब हो गया है, तो आपको तो ट्रेन से लात मार के उतार देना चाहिए। ट्रेन माने जिंदगी भाई, जिसकी मंजिल आ गई है उसको ट्रेन पे अब क्यों रहना है? तू तो उतर जा, तेरा तो स्टेशन आ गया, नीचे उतर। तो जब तक जियोगे तब तक अभी करने को कुछ बचा रहेगा। और क्या करने को बचा रहेगा? वही सफाई करने को बची रहेगी। और भीतर जंगल बहुत पुराना है, उसको साफ करने में अनंतता लगती ही लगती है। तुम्हारा काम है लगे रहना, लगे रहना। उपनिषद कहते हैं चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो। क्यों कहते हैं चलते रहो? क्योंकि पता है कि जहां पहुंचना है उस जगह का नाम है अनंत। अनंत तक कोई पहुंच सकता है क्या? चलने का कोई अंत नहीं होना चाहिए, यही अनंतता है, यही सत्य है, इसी का नाम मुक्ति है। तो मुक्ति कोई एक बिंदु नहीं होती, कोई एक स्टेशन नहीं होती। मुक्ति की ओर लगातार चलते रहने को ही मुक्ति बोलते हैं। इसलिए विवेकानंद मुक्त हैं, इसलिए नहीं क्यों किसी आखिरी बिंदु तक पहुंच गए थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ईमानदारी से यथाशक्ति यथासंभव जीवन भर मुक्ति की ओर चलते रहे। ये जो चलते रहना है ना, इसका नाम मुक्ति है। पहुंचने का नाम मुक्ति नहीं है, चलने का नाम मुक्ति है। सबसे पहले तो आंसर के लिए धन्यवाद। लेकिन जब हम चीज़ों को ड्रॉप जो करना चाहते हैं नहीं करते हैं, उसके साथ गिल्ट चलता है फिर, तो क्या हम उस गिल्ट को लेके चले या फिर और कोई तरीका है कि ठीक है हम इसको बाद में देख लें? देखो, गिल्ट फायदेमंद तभी है जब असली हो। ये जो ग्लानि की भावना है ना, या अपराध बोध की भावना है, ये अच्छी भी हो सकती है। ये अच्छी तब है जब तुम्हें पता हो कि हो सकता था किया नहीं, हो सकता था किया नहीं। वो कहे कि मुझे इस बात की गिल्ट हो रही है कि मैं अभी 7 फीट नहीं उछल पाया, तो जानते हो वो ये गिल्ट कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली क्यों पैदा कर रहा है? ताकि उसको 3 फीट भी ना उछलना पड़े। तो गिल्ट के दोनों परिणाम हो सकते हैं। गिल्ट कह सकती है कि तुम गिल्टी हो माने दोषी हो, इसीलिए अपने आप को बिल्कुल बदल दो। ये गिल्ट का सकारात्मक परिणाम होता है, शुभ परिणाम होता है, ठीक है। और गिल्ट का दूसरा परिणाम ये होता है कि अरे मैं तो महापापी हूं, अब पाप एक कर ही दिया है तो चलो और भी करते हैं। एक कत्ल की सजा भी मौत है, 100 की सजा भी मौत है, तो अब करते ही करते हैं। तो सब चीजें ठीक हो सकती हैं, अपराध बोध, गिल्ट, ये भी बिल्कुल ठीक हो सकता है अगर तुम्हारी नीयत साफ हो। नीयत होनी चाहिए लगातार बेहतर बनने की, आगे बढ़ने की, सुधरने की, उठने की। नीयत ठीक है तो बीच बीच में गलतियां होती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं हो गई है। तुमने ठेका नहीं ले रखा है परफेक्शन का। कोई किसी ने पूछा था मुझसे आकर के, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, उनकी उम्र बहुत हो गई थी, लेकिन अभी तक वो पूर्णता नहीं मिल रही है, वो अंत नहीं मिल रहा है जिसकी तलाश है। मैंने कहा पूर्ण होना था तो पैदा काहे के लिए हुए? पैदा होने का तो मतलब ही है कि अपूर्ण ही रहोगे लगातार। उसी अपूर्णता में, अपूर्णता से अपूर्णता तक यात्रा करनी है। यात्रा अगर चलती रही तो समझ लो कि पूर्ण के प्रति तुम्हारा समर्पण पूरा है। पूर्ण भी जैसे यही देखता है कि भाई इसने डेडिकेशन, समर्पण पूरा दिखाया है कि नहीं दिखाया है। वो ये नहीं देखता कि तुम पहुंच पाए हो कि नहीं, वो ये देखता है तुमने पहुंचने का प्रयास पूरा करा है कि नहीं करा है। ये प्रयत्न नाम है ना यहाँ का, या पहले का है? कभी ये पहले का है, इसी का है ना। हाँ, तो बस यही है, ये पूरा होना चाहिए। प्रयत्न, यत्न माने होता है कोशिश करना, और प्रयत्न का अर्थ होता है सही दिशा में कोशिश करना। ये होना चाहिए बस, और यही अंतिम बात है, प्रयत्न। वो देखा जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा कि तुमने हासिल क्या कर लिया। तुम्हारी कोशिशों में दम होना चाहिए। अहम का सच से रिश्ता यही होता है कि पास आ नहीं सकते और दूर जा नहीं सकते। समझ रहे हो बात को? तो एक गाना है ना फिल्मी कि मिलो ना तुम तो हम घबराएं, और मिलो तो आंख चुराएं। अरे भाई, नहीं सुनना तो जाने का विकल्प था, पर तुम्हें सुनना है, वो मैं भी जानता हूँ। तुम्हारा मेरा एक रिश्ता है, वो मैं जानता हूँ। और जब सुनना ही है तो सामने आओ ना, पास आओ, बैठे, तुम हमें देखो, हम तुम्हें देखें। क्या कह रहे हैं, बोलिए। नमस्ते सर। बस मेरा ये सवाल था कि हम जो भी बचपन से पैदा होते हैं तो हमारा परसेप्शन ही बिल्ड होता जाता है, करेक्ट? और मेरी पूरी जो रियलिटी है वो एक परसेप्शन होती है। आप जो मुझे समझा रहे हो वो भी, आप भी उसी प्रोसेस से आए हो जिस प्रोसेस से मैं आया हूँ, तो आपका भी तो एक परसेप्शन ही हुआ, राइट? और इस तरीके से हम सबका परसेप्शन ही है, और हम लोग सिर्फ परसेप्शन में एक कॉमनैलिटी ही ढूंढ रहे हैं। तो इस और परसेप्शन के अलावा मुझे और कुछ पता नहीं है, राइट? जो भी मेरी इंद्रियां देखेंगी, जिसके बेसिस पे मैंने परसेप्शन बनाया है दिमाग में, वही चलेगा।
तो इसके अलावा और किस पे भरोसा करें? मतलब यही तो है, और मुझे तो लगता है यही है ज़िंदगी। बहुत बढ़िया। ये खूब आता है कि भाई आप किसी को समझाने लगो, हुआ आपके साथ, तो कहेगा सबके अपने अपने थॉट्स हैं। भाई तुम्हारा एक तरह का थॉट है, हमारा एक तरह का थॉट है, सुना है? भाई तुम अपनी बात हम पे क्यों थोप रहे हो? तुम्हारा अपना मन है, अपने विचार है, मेरा अपना है। वही अभी पूछा कि भाई सब कुछ परसेप्शन ही तो है ना? नहीं, सब कुछ परसेप्शन नहीं होता। आप जो परसीव करते हो आप उसको जान सकते हो। सेंसिंग और नोइंग में अंतर होता है। सोचो, सेंसिंग और नोइंग में अंतर होता है, परसीविंग और अंडरस्टैंडिंग में अंतर होता है। जो व्यक्ति सिर्फ परसेप्शन पर चल रहा है वो तो ये कह रहा है कि मैं इस कैमरे जैसा हूं, ये कैमरा ही परसीव कर रहा है। आपकी आंखें देख रही हैं, ये कैमरा भी देख रहा है, आप मेरी बात रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो आपके पास उस कैमरे से कुछ अलग है ना, वो चीज आपको इंसान बनाती है। और जितनी ज्यादा वो चीज आपके पास होगी आप उतने मस्त इंसान बनोगे। जिसको आप परसेप्शन वगैरह बोलते हो वो चीज तो मशीनों के पास भी हो सकती है, और एआई के जमाने में तो हर काम जो मैकेनिकल है वो मशीन कर ही लेगी। ठीक है ना? सॉफ्टवेयर में एआई और हार्डवेयर में एक रोबो खड़ा कर दो, दोनों को मिला दो तो इंसान ही खड़ा हो गया, एक बहुत परसेप्टिव इंसान। नहीं, परसेप्शन नहीं। परसेप्शन में और अंडरस्टैंडिंग में अंतर होता है। उसका मैं उदाहरण बता देता हूं। मैं यहां से कुछ समझाना चाह रहा हूं ना। आप यहां जितने लोग बैठे हो सब जवान लोग हो, सबके पास आंखें हैं, सबके पास कान है, और सब लोग मुझसे एक ही दूरी पर बैठे हुए हो। लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो बात समझ में किसी किसी को ही आ रही है। तो बताओ क्या अंतर हुआ फिर? सब आईआईटीएन ही हो, जेई सबने क्लियर किया होगा, या कोई और माध्यम होगा जिसके थ्रू यहां पर आए हुए हो। तो जो मैं कह रहा हूं वो बात किसी किसी को ही क्यों समझ में आ रही है? वो चीज है जो तुम्हारी इंसानियत का सबूत होती है। तुम समझ सकते हो कि नहीं। अंडरस्टैंडिंग वो चीज है जो किसी कैमरे के पास नहीं हो सकती, जो एआई में कभी नहीं आएगी, किसी बहुत बड़े सुपर कंप्यूटर में भी कभी नहीं आ जानी है। समझ पाने की क्षमता वो एक बहुत अलग बात है। ना वो ट्रांसलेशन है, ना वो डिकोडिंग है, ना वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, ना वो पैटर्न रिकॉग्निशन है। वो बिल्कुल एक अलग क्वालिटी होती है, अंडरस्टैंडिंग, बोध। और वो जो बोध है उसी को समझाने वालों ने कहा है कि वही तुम हो, वही तुम्हारा स्वभाव है, वही तुम हो। तो परसेप्शन ही सब कुछ नहीं होता। परसेप्शन से तो ओपिनियन बनता है, मत। जो दूसरी चीज होती है समझना, वो बिल्कुल अलग बात होती है। वो कब आती है समझो? परसेप्शन माने तुम्हारे विचार और भावनाएं, और अंडरस्टैंडिंग आती है जब तुम इन विचार और भावनाओं को देख सको। कुछ होना और उस चीज को देख पाना, ये दो बहुत अलग अलग बात है। आपके विचार का एक प्रवाह है, आप उसमें बह गए कि भाई थॉट्स की एक स्ट्रीम है और आप उसमें साथ में बहे जा रहे हो, वो बिल्कुल एक बात है। और ये बिल्कुल देख पाना कि ये मेरे थॉट्स आ कहां से रहे और ये क्या चीज है, ये बिल्कुल दूसरी बात है। ये जो दूसरी बात है ना, ये होती है बियॉन्ड परसेप्शन। ये होती है रियलाइजेशन। इसी को अंडरस्टैंडिंग बोल रहा हूं। ये बात अभी कुछ कुछ ही समझ में आ रही होगी, जितना इस पर विचार करोगे, ध्यान दोगे, इतनी और समझ में आएगी। सर जैसे हमारी जो बॉडी की अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हमारे पास एक मशीन है, करेक्ट? मशीन में हमारे पास ऐसा समझ लीजिए कि उसमें कुछ परसीव करने का मेथड है, जो कि हमारे इंद्रियां हैं, सेंसिंग ऑर्गन्स है, उसके बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और वो इंफॉर्मेशन का एक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं दिमाग में, करेक्ट? और वो जो रिप्रेजेंटेशन है वही हमारी दुनिया होती है। इस सेंस में मैं कह रहा हूँ। जैसे तुम इस बात को जान जाते हो वैसे ही अपनी उस दुनिया से तुम्हारी आसक्ति कम हो जाती है कि नहीं? सर कम हुई है। तो बस यही अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन सर फिजिक्स के सेंस, मतलब मैं इसको मतलब इससे नहीं कह रहा हूँ, मैं फिजिक्स के सेंस में कह रहा हूँ कि जैसे हमारा जो एक ऑब्जेक्ट है ऑब्जर्वेबल, जिसके मेरे पास कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, प्रॉपर्टी लेस है, और मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, जब मैं उसके साथ इंटरेक्ट करता हूँ तो उसका एक प्रोजेक्शन मैं बनाता हूँ, करेक्ट? और तुम ये सब जान सकते हो ना? हाँ, ये हो रहा है। हाँ, ये हो रहा है। मशीन ये नहीं जान सकती। मशीन अपने इंटरनल प्रोसेसेस को कभी जान नहीं सकती। दूसरी बात, मशीन कभी कह नहीं सकती कि मुझे अपने इंटरनल प्रोसेसेस से अलग होकर खड़े होना है। ओके, सो ये है अंडरस्टैंडिंग। ये अंडरस्टैंडिंग, इसी को लिबरेशन बोलते हैं। ओके सर। स्टैंडिंग नेक्स्ट टू योर सेल्फ, स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम योर सेल्फ, ओके सर। उसी को अनासक्ति और डिटैचमेंट भी बोलते हैं। वो कभी मशीन में नहीं हो सकता।